कॉलेज जा रहा था और जब मैं छोटी बस्ती से गुजर रहा था मुझे सामने एक बैरियर दिखाई देता है। ये देखते ही मैं अपनी गाड़ी को ब्रेक मार देता हूँ और तब मुझे पता चलता है कि कंस्ट्रक्शन रोड का काम चल रहा भाई, दूसरा रास्ते से जावा। अब कच्चे रास्ता लेने के सिवाय मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं तुरंत अपनी गाड़ी को मोड़ देता हूँ और कच्चे रास्ते पे अपना सफर शुरू कर देता हूँ। ये कच्चे रास्ते पे मैं काफी बार आते जाते रहता हूँ और यहाँ पे काफी ज्यादा संभल की गाड़ी को चलाना पड़ता है और यहाँ पे कंट्रोलिंग में भी दिक्कत जाती है। मेरी गाड़ी पूरी उछल उछल के वाइब्रेट कर रही थी और जैसे ही मैं एक रास्ते पे मोड़ लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे सामने गाड़ी के हिरन दिखाई देता है। मैं पूरी जोर से ब्रेक लगाता हूँ लेकिन गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है जिसकी वजह से मेरी गाड़ी खाई में जा गिरती है और मेरा एक बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। मेरी गाड़ी 2-3 पलटियां मारती है और फिर सीधी हो जाती है। जब मैं खाई से गिर रहा था मुझे लगा मैं तो गया, लेकिन भाई सब कुछ ठीक था और मैं मरा नहीं था। अब मैं गाड़ी से किसी तरह बाहर निकलता हूँ और उसके बाद फिर गाड़ी का पूरा नुकसान चेक करता हूँ। मालूम पड़ता है कि मेरी गाड़ी में अच्छा खासा नुकसान हुआ है, काफी जगह से चपक गई है मेरी गाड़ी और इसको रिपेयर करने में काफी खर्चा आने वाला था, लेकिन मेरी गाड़ी बच गई थी। और जब मैं इधर उधर नजर दौड़ा रहा था तो मुझे पता चलता है कि झाड़ियों में कुछ है। मुझे लगा कोई जानवर है तो मैं उसे देखने के लिए आगे बढ़ता हूँ, लेकिन जब मैं झाड़ियों के पास पहुंच जाता हूँ तो मुझे देख के एक चीज को शौक लगता है। यहाँ पे कुछ ऐसा था जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये थी झाड़ियों के बीच फंसी हुई एक ओल्ड महिंद्रा की स्कॉर्पियो और हालत देख के इसकी कुछ ऐसा लग रहा था कि इसका भी मेरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ होगा और इसकी वजह से खाई में गिर गई होंगी और यहाँ पे फंस गई होंगी। इसको जो चला रहा होगा उसके साथ पता नहीं क्या हशर हुआ होगा, लेकिन इस गाड़ी की हालत काफी खस्ता हो गई थी। काफी जगह पे गाड़ी पे जंग लगा हुआ था और जब मैंने इसे चेक किया तो मालूम पड़ा कि बुरी तरीके से झाड़ियों में फंसी हुई है। अब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं इसे चलो बाहर निकाल लेता हूँ, शायद मेरे कुछ काम में आ जाए। तो मैं तुरंत अपनी ऑल्टो की तरफ जाता हूँ, अपनी ऑल्टो को किसी तरह स्टार्ट करता हूँ और स्टार्ट करने के बाद इसे तुरंत इस गाड़ी की जगह पे ले आता हूँ। अब इस स्कॉर्पियो को यहाँ से बाहर निकालने की बारी थी, तो इसके लिए मैं अपने ऑल्टो को स्कॉर्पियो से अटैच कर देता हूँ टोइंग हुक के जरिए। दोनों कार्स प्रॉपर्ली अटैच हो चुकी थी तो मैंने अपने ऑल्टो को फिर स्टार्ट किया और सामने खींचना शुरू किया और किसी तरह मेरी ऑल्टो ने पूरी जान लगा दी अपनी, और मैंने भी अपनी पूरी ताकत लगा के स्कॉर्पियो को आखिरकार वहाँ से बाहर निकाल ही लिया और फाइनली मैंने अपना पहला पड़ाव पार कर लिया था। तो मैंने सब चेक करने के लिए सबसे पहले तो अपनी गाड़ी से उतरा और फिर मैंने उस एक्सीडेंटल स्कॉर्पियो को चेक करने लगा कि सब सही है कि नहीं है। गाड़ी पे काफी जंग लगा हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि एटलीस्ट ये टो करने के लायक तो होंगी। तो मैंने गाड़ी को अच्छे से चेक किया, सब कुछ ठीक था, ये टो करने के लायक थी और मुझे लग रहा था कि भाई मैं इसे ऐसी मैकेनिक के पास लेके जा सकता हूँ और रिस्टोर करवा सकता हूँ और ये मेरी एक अच्छी नई गाड़ी बन सकती थी। तो मैं स्कॉर्पियो से उतरता हूँ और मेरा पूरा प्लान रेडी था। मैं अपनी ऑल्टो में बैठ के गाड़ी को स्टार्ट करके यहाँ से निकल पड़ता हूँ। अब बस इस गाड़ी को टो करते हुए मुझे किसी तरह मैकेनिक के पास लेके जाना था। यही सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि 800 सीसी की गाड़ी इतनी बड़ी स्कॉर्पियो को खींच रही थी। सबसे ज्यादा दिक्कत तो मुझे चढ़ाई करने टाइम ही हो रही थी, पर मेरी ऑल्टो ने मुश्किल से मुश्किल चढ़ाई को पार कर लिया था। और थोड़ी देर बाद मुझे वो हिरन भी दिखता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था, जो कि सेफ खड़ा हुआ था। और ऐसा करते करते मैं किसी तरह अपनी स्कॉर्पियो को कच्चे रास्ते से पक्के रास्ते पर टो करते करते लेके आ जाता हूँ। पक्के रास्ते पे आ गया था और अब एकदम रोड सीधा था, जिसकी वजह से मैं गाड़ी को आसानी से टो कर पा रहा था। मैकेनिक की वर्कशॉप भी लगभग आधे घंटे की दूरी पे थी, तो बस मुझे अब आराम से ड्राइव करके इस गाड़ी को किसी तरह वर्कशॉप तक पहुंचाना था। अब 10 मिनट तक तो सब सही होता है, लेकिन मुझे क्या पता था 10 मिनट के बाद ये स्कॉर्पियो मुझे एक झटका देने वाली है। अचानक से स्कॉर्पियो का एक टायर फट जाता है, जिसकी वजह से वो गाड़ी अनबैलेंस होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से मेरी ऑल्टो भी अनबैलेंस हो रही थी और थोड़ी देर के बाद स्कॉर्पियो का दूसरा टायर भी फट जाता है। ये सब देख के मैं ब्रेक मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इतने में मेरी गाड़ी के इंजन से भी धुआं निकलना शुरू हो जाता है और फिर मुझे समझ में आता है मेरा बड़ा वाला पपट हो गया है, क्योंकि एक्सीडेंटल गाड़ियों को मैं टो करके ऐसे ही लेके जा रहा था। अब इन दोनों गाड़ियों में से एक भी गाड़ी चलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी और इन्हें यहाँ से हटाना रोड पे से जरूरी था। तो मैं तुरंत अपने एक दोस्त को फोन लगाता हूँ और उसे बोलता हूँ कि भाई जल्दी से टो ट्रक लेके आ जा, अपने को 2 गाड़ियां है जिनको यहाँ से लेके जाना है। और लगभग फोन करने के 2.5 घंटे के बाद आखिरकार वो अपना ट्रक लेके आ ही जाता है, लेकिन वो टो ट्रक ने एक अच्छा बड़ा वाला ट्रक लेके आया था, जो की अच्छी बात थी क्योंकि दोनों गाड़ियों को इसके ऊपर लोड करना था हमें। फिर आराम से हम दोनों गाड़ियों को ट्रक के ऊपर लोड कर देते हैं और सब कुछ प्रॉपर चेक करने के बाद मैं ट्रक के अंदर बैठ जाता हूँ और अपने दोस्त को चलने के लिए बोलता हूँ और फिर मेरा दोस्त ट्रक स्टार्ट करता है और हम दोनों निकल पड़ते हैं वो दोनों गाड़ियों को लेके वहाँ से। और लगभग हम फिर 20 मिनट ड्राइव करने के बाद आखिरकार पहुंच जाते हैं बबलू मैकेनिक की वर्कशॉप में। यहीं पे सारी गाड़ियां मैं अपनी रिस्टोर कराऊंगा। उससे मैंने तो कसम खा लिया था, क्योंकि पिछली बार का एक्सपीरियंस जो हुआ था मैं वो तो बिल्कुल नहीं भूला था। वहाँ पे पहुंचने के बाद फिर बबलू मैकेनिक आता है और हमारी गाड़ी को ऑब्जर्व करता है। वो सोचता है कि इन दोनों गाड़ियों को आखिर हुआ क्या। मैं उसे अच्छे से समझा देता हूँ कि स्कॉर्पियो को रिस्टोर करके पूरा न्यू जनरेशन में कन्वर्ट करना है और मेरी ऑल्टो को रिपेयर भी करना है साथ में। ये सुन के बबलू मैकेनिक बोलता है वो सब तो ठीक है भाई, मैं ऑल्टो को रिपेयर कर दूंगा, लेकिन स्कॉर्पियो के पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो किसी तरह पार्ट्स का जुगाड़ कर ले, मैं इसके ऊपर काम शुरू कर देता। अब मैं उसे पूछता हूँ भाई पार्ट्स लाऊं तो लाऊं कहाँ से। तो वो मुझे बोलता है कि पुरानी बस्ती के पास एक सेकंड हैंड कार मार्केट है, वहाँ पे तुझे सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, तू कल तक पार्ट लेके आ और मैं काम शुरू कर देता हूँ अभी से। ये सुन के मैं उसे ठीक है बोलता हूँ। मैं उसे एडवांस दे देता हूँ जो कि 3 लाख रुपए था। अभी 3 लाख मेरी जवाब पूंजी थी, लेकिन फिर भी मुझे स्कॉर्पियो को
रिस्टोर करना था किस तरीके से, तो मैं उसे 3 लाख रुपए पेटीएम कर देता हूँ और उसके बाद मेरी स्कॉर्पियो पे काम शुरू हो जाता है। अब वर्कर लोगों ने स्कॉर्पियो की चेकिंग शुरू कर दी थी कि किस तरीके से इसको रिस्टोर करना है, कैसा पेंट देने का है, इसके अंदर क्या क्या चीजें मिसिंग है, कहाँ चीजें लगानी है, ये सारा के सारा काम वो लोग देखने लग गए थे। और मैं भी देर न करते हुए अपने सीधे स्प्लेंडर की तरफ भागता हूँ। उसे स्टार्ट करके मैं सीधा निकल पड़ता हूँ अपनी स्कॉर्पियो के लिए नए पार्ट्स खरीदने के लिए। अब मुझे बाइक से फिर से पुरानी बस्ती पे जाना था, जिसके लिए मुझे लगभग 1 घंटा लगने वाला था। लगभग किसी तरह 1 घंटा ड्राइव करने के बाद मैं पुरानी बस्ती पहुंच जाता हूँ। वहाँ पे पहुंचने के बाद मुझे वो सेकंड हैंड कार मार्केट भी दिख जाता है, तो मैं वहाँ पे पहुंच के अपनी गाड़ी को पार्क कर देता हूँ और अब स्कॉर्पियो के पार्ट्स की तलाशी शुरू हो जाती है। मैं हर जगह वहाँ पे स्कॉर्पियो के पार्ट ढूंढने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी पार्ट नहीं मिलता जो मेरी स्कॉर्पियो में काम आ सके। मैंने पूरा के पूरा स्टॉक यार्ड छाट मारा, लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जो अपनी स्कॉर्पियो के लायक हो। इवन टायर्स भी अपनी स्कॉर्पियो के लायक नहीं थे। ऐसा करने से तो पार्ट्स मिलने से रहे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्टॉक यार्ड के मालिक से पूछ लिया जाए। और सामने मुझे स्टॉक यार्ड का मालिक जाते हुए दिखाई देता है। मैं तुरंत स्टॉक यार्ड के मालिक की तरफ भागते हुए जाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि भाई साहब ये स्कॉर्पियो के पार्ट्स अवेलेबल है कि नहीं है। बेटे अभी तो कोई पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, सबके सब आउट ऑफ स्टॉक है। अब ये सुन के मुझे बुरा तो लगता है, लेकिन मेरे पास एक और आइडिया था जिसके दिमाग में आते ही मैं तुरंत भागता हूँ वहाँ से और फटक से अपनी स्प्लेंडर में बैठ के निकल पड़ता हूँ अपने घर की तरफ। अब यही प्लान था जो कि मुझे सारे के सारे स्कॉर्पियो के पार्ट्स दिलवाएगा। अब घर आने के बाद मैंने सबसे पहले अपना लैपटॉप खोला और तुरंत ऑनलाइन जाके काफी सारी रिसर्च की और फाइनली मुझे अपने स्कॉर्पियो के सारे पार्ट्स मिल गए। मैंने देरी न करते हुए सारे के सारे अपने स्कॉर्पियो के पार्ट्स ऑर्डर कर दिए और उनकी डिलीवरी का टाइम बस 1 दिन बता रहा था। मतलब बस कल के कल ही मेरी स्कॉर्पियो के सारे पार्ट डिलीवर होने वाले थे। ये सब होने के बाद मैंने खाना खाया और बेड पे सोने के लिए आ गया। अब मैं कल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि कल मेरे स्कॉर्पियो के पार्ट्स आने वाले थे और मैं सो गया। फिर दूसरे दिन जैसी सुबह हुई मेरे दरवाजे पे ऑलरेडी बेल बज रही थी और ये सुन के मैं तुरंत उठा और मैं समझ गया था कि भाई ये डोरबेल कौन बजा रहा है। तो मैं तुरंत बाहर गया और जैसे ही मैंने बाहर गया वो नजारा देख के मैं शॉक हो गया। मैंने जितने भी अपने स्कॉर्पियो के पार्ट्स मंगाए थे वो सारे के सारे एक साथ डिलीवर हो गए थे। सर पार्सल मुझे तो यकीन में नहीं आ रहा था कि भाई इतने सारे पार्ट्स एक साथ डिलीवर कैसे हो गए, लेकिन फिर भी मैंने उन लोगों को पेमेंट कर दी और उसके बाद मैंने अपने दोस्त को फोन लगाया और बोला कि भाई मुझे कैंपर तेरा किराए पे चाहिए। उसके बाद मैंने अपने सारे के सारे जो पार्ट्स थे कैंपर के अंदर लोड कर दिया और ये पार्ट्स लेके अब मुझे सीधे बबलू मैकेनिक की वर्कशॉप पे जाने का था। गाड़ी को स्टार्ट किया और फिर मैं सीधा घर से निकल पड़ा। मैं पूरी रफ्तार से अपने कैंपर को भगाया जा रहा था, लेकिन संभाल के, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सामान रखा हुआ था मेरी स्कॉर्पियो का और एक भी एक्सीडेंट बिल्कुल भी नहीं चाहता था मैं। फाइनली फिर 1.5 घंटा ड्राइव करने के बाद मैं पहुंच गया बबलू मैकेनिक की वर्कशॉप में और वहाँ पे पहुंचने के बाद पता चला कि मेरी गाड़ी का मोस्टली इंजन वाला काम हो चुका है। और फिर उसके बाद मैंने अपने कैंपर को पार्क किया और फिर हमने एक एक करके सारे बॉक्सेस को अनलोड किया और उसमें लाइट, नई ग्रिल, नए बम्पर्स, नए सीट्स, न्यू बूट, न्यू डैशबोर्ड और लगभग अब सारे के सारे पार्ट्स आ चुके थे। ये सब अब तैयार थे हमारी स्कॉर्पियो में लगने के लिए और फिर उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होता है। अब एक एक करके इसके ऊपर सारे हमने नए पार्ट्स लगाने शुरू कर दिए, चाहे वो बम्पर हो, ग्रिल हो या फिर व्हील्स हो। और धीरे धीरे अब इस गाड़ी का शेप चेंज होना शुरू हो गया था। अभी 2009 वाली स्कॉर्पियो से 2022 वाली S11 क्लासिक दिखना शुरू हो गई थी। और फिर 5 घंटे के कड़े वर्क के बाद मुझे बबलू मैकेनिक बोलने लगता है, भाई गाड़ी टेस्ट रन के लिए तैयार है, पहली बार तू चलाएगा क्या बोल। और यही सुनने के लिए तो मैं तरस रहा था भाई कब से। मैं उसे तुरंत हाँ बोल देता हूँ और अब हम पहली स्कॉर्पियो के टेस्ट रन के लिए तैयार थे। फिर उसके बाद बबलू मैकेनिक और मैं गाड़ी में बैठ जाते हैं और हमारा टेस्ट रन शुरू होता है। और गाड़ी भाई मैं चला रहा था। पहले तो भाई काफी ज्यादा अनस्टेबल चल रही थी गाड़ी, ऐसा लग रहा था इसका स्टीयरिंग मुझसे कंट्रोल नहीं होगा और बुरी तरीके से हिल रही थी। एक बार तो मैं ऐसे झाड़ियों में ठोकते ठोकते बच गया, लेकिन इवेंचुअली मैंने इस गाड़ी को कंट्रोल कर लिया और ये गाड़ी ने अब अपनी असली स्कॉर्पियो वाला जलवा दिखाना शुरू कर दिया था। हालांकि अभी पूरी तरीके से रिस्टोर नहीं हुई थी, लेकिन अभी जिस तरीके से तबाही मचा रही थी सड़कों पे वो काबिल तारीफ थी। बबलू मैकेनिक ने इसकी हर एक चीज पे अच्छे से काम किया था, उसकी हैंडलिंग हो या इंजन हो, सब कुछ काफी बेहतरीन था और एक प्रॉपर स्कॉर्पियो थी। मैं उसे थैंक यू बोलता हूँ और फिर उसके बाद ये हमारा टेस्ट रन कंप्लीट होता है। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी को मोड़ता हूँ और मोड़ के मैं फिर से निकल पड़ता हूँ वर्कशॉप की तरफ। और कसम से भाई इसको चलाने में जो मजा आया ना वो भाई अभी तक कोई भी गाड़ी को चलाने में नहीं आया, क्योंकि इसको अपन ने पूरा अपने सामने बनते हुए देखे, वो भी अपने लिए। और फिर वर्कशॉप में वापस पहुंचने के बाद बबलू मैकेनिक मुझे बोलता है कि इसको पूरी तरीके से कंप्लीट होने में लगभग 4 हफ्ते लग जाएंगे। अभी 4 हफ्ते मेरे लिए 4000 सालों के जैसे होंगे, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि भाई ठीक है और मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। 4 हफ्ते पूरे हो चुके हैं और मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी को देखने के लिए बबलू मैकेनिक की वर्कशॉप में। अब वहाँ पे पहुंचने के बाद मैं अपनी गाड़ी से उतरता हूँ और भाई साहब जो रिजल्ट था वो देख के मैं काफी ज्यादा खुश हो गया था। और आप सभी भी दोस्तों फाइनल से देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखते हैं फाइनल रिजल्ट अपनी स्कॉर्पियो S11 क्लासिक का। ये तैयार है हमारी स्कॉर्पियो S11 क्लासिक, जो पहले ऐसी थी और अब ऐसी बन चुकी है। इसके बाद